तो इसकी दोनों व्याख्या है। और आप याद रखिए, अगर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से हमने केवल ऑटोनॉमी को खत्म किया होता तो दूसरा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आर्टिकल 35 है। आर्टिकल 35 इज ऑल्सो एक्सटेंडेड विद प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, और आर्टिकल 35 में हमने जम्मू कश्मीर के निवासियों को विशेष सुविधाएं दी है। और इसमें याद रखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि बड़ा अनावश्यक हो। अब जम्मू कश्मीर, जैसे कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को रोजगार में अधिकार होगा, यानी जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य भाग के महिला से शादी कर लेगी तो उसका जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी राइट नहीं रहेगा। लेकिन क्या करें? अच्छा, मतलब भाई, इसका मतलब जम्मू कश्मीर की महिला भारत के किसी अन्य क्षेत्र के पुरुष से शादी करे तो अपने प्रॉपर्टी राइट खोएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की किसी जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ विवाह करे तो उसके बाकायदा वहां निवास के अधिकार होंगे, बसने के अधिकार होंगे, और भारत का कोई व्यक्ति जाके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, वहां उसको ऐसे अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 35A से सारे प्रिविलेज दिए गए कश्मीर के निवासियों को, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो इन चीजों को लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। तो अच्छा, ये चीजें हम, आवाज साफ साफ आ रही है? ये चीजें तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम किताब में सब दिया हुआ है आपको। तो आवाज साफ है ना? अच्छा, दूसरी बात, अब जो कई लोग ये हैं कि कहते हैं कि आर्टिकल 35 ठीक नहीं है। आर्टिकल 35 के अगेंस्ट आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है? संसद की परमिशन नहीं ली गई, भारत के एक ही देश में दो तरह के कानून कैसे चलेंगे। कई लोग कहते हैं एक देश दो झंडा, एक देश दो कानून, ये कैसे चलेगा? आप साफ आ रही है आवाज? तो कई लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये ठीक बात नहीं है। लेकिन आप खास तौर पे देखिए, ये कौन से इसमें गड़बड़ी है? नागालैंड को ऐसा अधिकार हमें नहीं दिया गया है? नागालैंड को ऐसा अधिकार दिया है, 5th शेड्यूल से ऐसा अधिकार दिया गया, 6th शेड्यूल से ऐसा अधिकार दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के बारे में इतनी आपत्ति क्यों? इसका मतलब है कि बाकायदा पूरा का पूरा मामला क्या है? पॉलिटिकल। पूरा का पूरा मामला क्या है? राजनीतिक। और राजनीतिक मामला ये है दोस्तों, कश्मीर के पॉलिटिशियन और भारत के पॉलिटिशियन सब अलग अलग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और कश्मीर के पॉलिटिशियन अपनी स्वायत्ता के नाम पर रईसी रहते हैं, और यहाँ भारत में राजनेता अपने राजनीति को चमकाने के लिए बार बार कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा। मूल समस्या की जड़ पॉलिटिकल है। अब कांग्रेस का देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बड़ा अलायंस रहा, और हमारे यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार के साथ भी था। अगर महबूबा मोदी से मिल सकती हैं दोस्तों, राजनीति में कौन किसके साथ है क्या पता है? और केजरीवाल कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो राजनीति में कौन किसके साथ है, कौन किसके बाहर है, यही कहना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से सारी समस्या की जड़ क्या है? राजनीतिक। और आप याद रखिए, हमारे संविधान में स्वायत्ता आवश्यक है। हर राज्य को दी गई स्वायत्ता विघटनवाद के बीच का फर्क हमें करना पड़ेगा। और जो लोग भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया जाए, तो शायद वो भारतीय संविधान, भारतीय समाज और राजनीतिक वास्तविकता को भी नहीं जानते। दूसरी बात आप देखेंगे, इसका मतलब कहेंगे कि ये जो यूनियन का पावर बढ़ गया, तो इसका मतलब फिर तो स्वायत्ता कश्मीर को ये तो हम हटा नहीं सकते। तो स्वायत्ता कैसी देंगे? स्वायत्ता सही मायने में आर्थिक मामले में सहायता दी जाए, आफ्सपा को क्रमिक रूप में हटाने पर विचार किया जाए, मानव अधिकार के हनन को शून्य किया जाए। दैट में बी अ प्रोविजन फॉर एन ऑटोनॉमी व्हेन वी कैन कंसीडर ओवर द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और अब देखेंगे धीरे धीरे हम ये भी कर सकते हैं कि वी कैन प्रोवाइड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू जेएनके। लेकिन संविधान का जो ये विस्तार हुआ है उसको रिवर्स करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इस पे दोनों व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑलमोस्ट ये नहीं होगा कि आर्टिकल 35 ये हट जाए या 370 हट जाए, ये आप देख लीजिए कि लास्टली डिसीजन यही होगा। हाँ बताइए।
देखिए, हाँ, देखिए, आपको फिर बता दें, ये सारी समस्या की जड़ मूल रूप में राजनीतिक होती है। अब पाकिस्तान का पूरा एजेंडा है, पाकिस्तान तो इस बात को हवा में सा देता रहता है कि भारत को अंदर से डिवाइड किया जा पाए, अंदर से बांटा जाए। और जो भी कश्मीरी पंडित वहां से भगे, ये निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं था। अब किसी को भी अपने घर से भगा देना, अब चाहे लोग कहीं से भी भागें, ये ठीक नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप देखेंगे बीजेपी ने क्या किया, जम्मू को पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की। हमारे यहाँ तो दोनों एक दूसरे को खुश करने पर लगे हुए हैं। इसलिए सवाल यह है कि लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। और जो पूरा मामला कश्मीरियों का नहीं है, वहां पे जो अलगाववादी पॉलिटिक्स है, उसका पूरा एजेंडा इसी बेस पे है। जितने अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े बड़े नेता हैं। और हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर में आज भी राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार वहां मूल अधिकार है। और अब देखेंगे हमारे देश में बड़ी विडंबना ये है, गरीब देश के अमीर राजनेता, वास्तविकता ये है। तो जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने सारे अपने बच्चों को विदेश भेजने पड़ रखा है, और बाकी युवाओं को पत्थर मरवा रहे हैं, जो कि 10-20 रुपए उनको दिन में दे दिए जाते हैं। तो उनकी अपने इंटरेस्ट है, उनके अपने इंटरेस्ट है। और कहीं न कहीं कश्मीरी पंडितों के भागने के पीछे, या जो भी कश्मीर से लोग पलायित किए, उसमें राजनीतिक मामला ज्यादा था। क्योंकि उनको ये देखा गया, ये पुलिस के इन्फॉर्मर है, ये भारत सरकार के समर्थक है, या भारत सरकार के एजेंट हैं। ऐसी चीजें उनके बारे में प्रचारित की गई। और कश्मीर में भी एक चेंज है, कश्मीर में भी चेंज है। देखें, पहले कश्मीर की पूरी दुनिया में धार्मिक कट्टरवाद हर जगह बढ़ा, हर समुदाय में बढ़ा। तो कश्मीर में भी धार्मिक कट्टरवाद बढ़ा। 1980 के दशक में कश्मीर का मामला स्वायत्तता से बढ़कर धार्मिक कट्टरवाद तक आ गया। जिहाद की बातें आ गई, जो अपने आप में ठीक नहीं है। जैसे कश्मीर में आप देखेंगे पूरा इस्लामी नियम लागू किया गया। अगर मेनलैंड इंडिया में अगर कोई बीजेपी कहते कि हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, तो उसके लोग बड़ी आलोचना करते हैं, आलोचना होनी भी चाहिए। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि फिर हमने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना नहीं करती। तो कश्मीर में आपको शराब नहीं मिलती। शराब नहीं मिलने का मतलब है शराब पीना बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार में भी शराब बैन है। शराब बैन करने के आधार अलग अलग है। वहां शराब इसलिए बैन है कि इस्लाम के अगेंस्ट है। तो स्वाभाविक रूप में फिर बीजेपी के बीफ के बैन को आप क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम दोनों तरीके की है। और हमारे यहाँ जो सेकुलर लोग हैं वो केवल एक तरफा बात करते हैं। बीजेपी के लोग अलग बात करेंगे, साम्यवादी दलों के लोग अलग बात करेंगे। तो जब आप बीफ बैन की आलोचना करते हैं तो बीफ बैन की आलोचना धर्म के आधार पर की जा रही है कि धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सवाल है कि धर्म के आधार पर शराब का बैन कैसे होगा? दूसरी बात है, कश्मीर में फिल्में आप नहीं दे सकते, सारे सिनेमा हॉल बंद है। सिनेमा हॉल बंद इसलिए है कि इस्लाम के खिलाफ है ये, कि सिनेमा हॉल देखना, अश्लील चीजें देखना, ये इस्लाम के खिलाफ है। अब सवाल है कि धर्म को कौन तय करेगा, क्या इस्लाम है, क्या इस्लाम नहीं है? इस वजह से दोनों प्रवृत्तियां खराब है। मेनलैंड, यहाँ हिंदी हर्टलैंड में क्या हो रहा है, बीजेपी अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है। और उधर किनारे क्या हो रहा है, मुस्लिम संगठन अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों राजनीति एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो समस्या दोनों तरफ से है, समस्या दोनों तरफ से है। अब नागरिकों की बात है कि वो क्या करेंगे, इसमें आम आदमी पिसता है। लेकिन कुछ चीजें हम लिख नहीं सकते, कुछ चीजें बहुत कठोर हो जाती हैं, बोलने में ठीक नहीं लगती। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ सारी समस्या के जो राजनीतिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने निजी स्वार्थ रखने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अब किसी को अयोध्या मंदिर बनवाना है, तो किसी को कश्मीर में सत्ता लेना है, तो तरीके अलग अलग है। भाई आप ये लॉजिकल है कि नहीं? आप बीफ बैन की आलोचना करना चाहिए भाई, एक उदारवादी देश में आप कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते, कोई शराब बैन किया, दैट वाज ऑन सोशल बेस, धार्मिक आधार पे नहीं बैन किया, सामाजिक आधार पर बैन किया कि गरीब लोग अगर शराब पी लेंगे उनकी सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन वो और कुछ पी रहे हैं, अर्थव्यवस्था वैसे खत्म हो रही है। तो मामला दोनों तरफ का है, मामला दोनों तरफ का है। इसलिए आप इस क्लासिकल डिबेट को देखना है, एनडीटीवी को देखिए, एनडीटीवी को लगे बीजेपी में सारी बुराइयां हैं, जी टीवी को देखिए लगता है बीजेपी से कोई पार्टी नहीं है। वास्तविकता ये, सब दोस्तों कुएं में भांग पड़ी हुई है, अब सब लोगों ने भांग पी रखी है, जनता पिस रही है, नेता मस्त, किसका 26 जनवरी, किसका 15 अगस्त, नेता मस्त और जनता मस्त। भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, वास्तविकता ही आम जनता पिस रही है। दूसरी बात,
पहला। दूसरा, लिखवाने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि किताब में हर चीज लिखी गई है। अभी एक आसानी है आपके लिए। अच्छा, दूसरा, पार्लियामेंट्री लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा? पार्लियामेंट्री लॉ जैसे कि पार्लियामेंट जितने भी लॉ बनाए, अब एक खास बात देखेंगे, जैसे रिजर्वेशन के लॉ कश्मीर पे लागू नहीं होते। अभी देखिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधियां, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं है। क्यों? उसके लिए जम्मू कश्मीर राज्य का समर्थन लेना पड़ेगा। करप्शन एक्ट 1988 में, एंटी करप्शन एक्ट, वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं है, क्योंकि वहां की विधायिका ने इसके लिए परमिशन नहीं दी है। लेकिन जीएसटी एक्ट लागू है। जीएसटी एक्ट लागू है क्योंकि वहां की विधानसभा, वहां के राज्य ने जीएसटी को अपना लिया है। पार्लियामेंट ने जीएसटी एक्ट बनाया। इसका मतलब है यह ऑटोनॉमी का दूसरा रूप है कि संसद के द्वारा निर्मित विधि कश्मीर पे तभी लागू होगी जब कश्मीर राज्य उसे स्वीकार करे। कश्मीर राज्य उसे स्वीकार करे। अब एक खास बात देखेंगे, कई लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में बड़े प्रगतिशील कानून बनाए हैं और 370 कश्मीर के विकास में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि जब भी राज्य चाहेगा किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को रोक देगा। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है। अब कल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लगे तो यहाँ पे रोका जाएगा, क्योंकि कश्मीर ये में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना न लगाना ये वहां के राज्य की जिम्मेदारी है, वहां राज्य की जिम्मेदारी है। तो अपने आप में, तो इसका मतलब देखा जाए, इसका मतलब अगर देखा जाए तो कश्मीर में कोई भी संसदीय कानून तब लगेगा जब वहां के राज्य को स्वीकार किया जाए, और ये ऑटोनॉमी के दूसरा फॉर्म है, क्योंकि वहां अपना संविधान है, वहां की विधानसभा है। और अगर ऐसा प्रावधान नागालैंड के बारे में है, ऐसा प्रावधान तो छठी अनुसूची के बारे में है, तो कश्मीर के ऐसे प्रावधान पर हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम फिर इसके बारे में आर्गुमेंट क्या देते हैं? आर्गुमेंट देते हैं कश्मीर कारण वहां का विकास नहीं हुआ, इस कानून कारण वहां पे प्रगतिशील कानून नहीं लगे, नंबर 1, विकास नहीं हुआ, नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, नंबर 3। अब ऐसे से लोग तर्क देते हैं कि कश्मीर में हमें जमीन खरीदने का अधिकार होता, हिमाचल में कोई आउटसाइडर व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। दूसरी बात है, कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार होता तो ऐसा लगता है पूरा इंडिया जाकर कश्मीर में जमीन खरीद लेता है। पहाड़ लोग छोड़ रहे हैं, उत्तराखंड वालों से पूछिए, जो चमोली में है, जो कि उत्तरकाशी में है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं है, हरिद्वार तो प्लेन में है, टेक्निकली उत्तराखंड में है, लेकिन जो समस्या मैं बता रहा हूं हरिद्वार के लोग सामना नहीं करते। वो पौड़ी गढ़वाल वालों से पूछिए, ऊपर टंगे हुए हैं। तो देयर इज नो रिसोर्सेज इन हिल, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, समस्याएं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ नहीं है, और आज तक हम जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी से जोड़ नहीं पाए। और 6 महीने बर्फ के कारण जम्मू कश्मीर की टनल बंद होती है, और हमें कश्मीर के प्रति बड़ी दिल लगी होती है। यहां बैठ के एक बार कश्मीर में जाके देखिए कि वहां के लोगों की समस्याएं क्या है। इस वजह से ये कहा जाए कि 370 कारण विकास नहीं हुआ, तो उत्तराखंड में कौन 370 लगा था? अब ये बताइए। उत्तराखंड बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, उत्तराखंड में 370 नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में कौन 370 लगे हुए हैं? तो ये कहना कि केवल 370 कारण विकास नहीं हो पाया, एक तरफी तस्वीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए राज्यों को स्वायत्ता देना अपने आप में भारतीय संघ के लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। और एमपी सिंह ने कहा भी, अब उनको स्कॉलर्स का नाम आप कोट कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि हमारी संघीय व्यवस्था में बहुत सारे निर्याती समूहों को आजाद रूप में रहने के अधिकार है। आखिर में बड़ी हैरानी की बात है, नागालैंड के 371A का उल्लेख क्यों नहीं किया जाता? नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में तो हमने शुरू से सब, नॉर्थ ईस्ट में आपसे लगा 1958 से, कश्मीर में लगा 1988 से। कश्मीर की समस्या को तो हमने जानबूझ के छाछ मार के रख दिया है, एक भी चुनाव सही नहीं करवाया। संघ का दल, राज्य का दल आपस में मिल गया, मिलकर लोगों ने सरकार बना ली। और सच मानिए, बहुत सारे लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का फायदा मिला होता तो आतंकवादी बनाने के बजाय पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे होते। उत्तर प्रदेश के सारे डाकू कहां गए? विधानसभा और संसद में। ये मौका कश्मीरियों को नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने क्या उठा लिया?
बंधु, किसका समाधान? हाँ, हम समाधान भी बता देंगे। लास्ट पॉइंट है 370 का खात्मा कर सकते हैं, खात्मा नहीं कर सकते हैं। अगला, whether we can repeal 370 or we can maintain 370. अब 370 को रहना चाहिए, जाना चाहिए। एक खास बात है, आर्गुमेंट कौन से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं खत्म होना चाहिए। पहला आर्गुमेंट क्या है? ये संविधान के संक्रमणकालीन प्रावधान में दिया गया है, संविधान का 21 पार्ट। हम आर्गुमेंट दोनों पक्ष में बता दें। वाई 370 मस्ट बी रिपील्ड? तो पहला है, इट इज मेंशन्ड इन द प्रोविजनल एंड ट्रांजिशनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज पार्ट 21A। 21 पार्ट 21 संविधान के भाग 21 में इसका उल्लेख है, जहां पे लिखा है संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान। पहला आर्गुमेंट ये, इसका मतलब हटाना चाहिए। इसका मतलब संविधान निर्माता इसे परमानेंटली बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे, तो 37 हटना चाहिए, पहला आर्गुमेंट। दूसरा, आर्गुमेंट है ये कि 370 से कश्मीर में अलगाववाद और बढ़ा है। यानी 370 is a basic hurdle in the integration of Kashmir with the rest of India. अनुच्छेद 370 से कश्मीर में अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, क्योंकि एक बार जब आपने कह दिया अलग झंडा है, अलग संविधान है, तो उनके मन में हमेशा से भावना है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी बात यह हो गई, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है 370। अब आदमी को 370 थोड़े पता है। आप याद रखिए, ऑर्डिनरी लोगों को संविधान नहीं पता होता, लेकिन उन्हें यह पता होता है कि आखिर में तो हमेशा से बताया गया। अब कल मैं डिबेट सुन रहा था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भाषण दे रहे थे, हमारा फिर से प्रधानमंत्री होना चाहिए, हमारा अलग झंडा है, हम अलग हैं। तो 370 इज रियल क्रूशियल प्रॉब्लम, इसलिए हटना चाहिए। आर्गुमेंट दूसरा है। तीसरा, आप एक खास बात देखेंगे, 370 से प्रॉब्लम आई है कि संसद के प्रगतिशील विधियां कश्मीर पे लागू नहीं हो पाई। प्रगतिशील विधियां का मतलब महिला उत्थान से संबंधित, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने से संबंधित। यानी पूरे भारत में राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन कश्मीर में राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। क्योंकि अगर भारतीय संविधान में कोई संशोधन किया गया तो कश्मीर पे तो लागू होगा ही नहीं। तो कश्मीर में कोई भी प्रगतिशील कानून आज तक नहीं बन पाया। इस वजह से कश्मीर में आज भी आप देखेंगे ये सारे प्रभाव बने रहे, तो 370 हटाया जाए। और चौथा और लास्ट आर्गुमेंट ये होता है, कश्मीर इज वेरी सेंसिटिव पार्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर स्टेट, और पाकिस्तान कश्मीर के माध्यम से लगातार सीमा पार आतंकवाद को पैदा कर रहा है। तो कश्मीर में जब तक इंडिया का फुल इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हमेशा भारत के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज कश्मीर बना रहेगा। इसे फेडरल सिस्टम में कश्मीर का मामला एकदम से क्रूशियल बन जाता है। ये ऐसे आर्गुमेंट है जो ये कहते हैं कि हटाना चाहिए। अब दूसरा आर्गुमेंट हम कहें, वाई 370 इज इसेंशियल, वो क्यों बना रहना चाहिए, क्यों बना रहना चाहिए। पहला आर्गुमेंट आपको बता दें, आपको याद दिला दें क्यों 370 बना रहना चाहिए। क्योंकि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से हमने जम्मू कश्मीर पे पहले ही बहुत सारी शक्तियों का विस्तार कर दिया है। यानी पहले क्या था, 3 शक्तियों पर नियंत्रण था, और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से तो जम्मू कश्मीर के ज्यादातर विषयों पर हम नियंत्रण कर लिया है।
क्या बच्चे की जान लेंगे? जरा सोच के देखिए, अरे इतने बड़े पाक पर नियंत्रण पहले से है और कश्मीर के संविधान में लिखा गया है कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देयरफॉर रिपीलिंग ऑफ 370 इज वेरी मच ऑब्जेक्शनेबल। आपको ऐसा नहीं लगता कि 370 के इतना बड़ा हमने कंट्रोल पहले से कर रखा है, 3 विषय तो रहा नहीं, अब क्या चाहिए? अगर सोच के देखिए अब क्या चाहिए? इसलिए 370 शुड बी देयर बिकॉज ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट हैज कंट्रोल द वेरियस पार्ट ऑफ जीएनके थ्रू प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। पहला आर्गुमेंट, ये बहुत सॉलिड आर्गुमेंट है। दूसरी बात है, दूसरा लोग, अच्छा देखो, लोग देखिए अपने अपने फेवर में कैसे आर्गुमेंट लड़ते हैं, अपने लिए फायदा है, सब कुछ ठीक है। ये बताइए, आरक्षण का प्रावधान संविधान में ट्रांजिशनल था या परमानेंट था? 10 साल के लिए था। ये परमानेंट हो गया, नहीं हो गया? कौन ये कहेगा कि आरक्षण का प्रावधान हटना चाहिए? कितने लोग यहां पे कहेंगे? आपने मजबूरी में हाथ उठाया है, आप कुछ के आर्गुमेंट में फंस रहे हैं। सवाल यह है, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन व ट्रांजिशनल एंड यू आर वेरी हैप्पी टू मेक इट परमानेंट, लेकिन कश्मीर के मामले में हमने क्या रायता फैला रखा है? प्रोविजनल 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 ट्रांजिशनल। बहुत सारे पार्ट ट्रांजिशनल थे, उसको तो आपने परमानेंट बना दिया। तीसरा आर्गुमेंट, सीधी सी बात है कि आरक्षण का प्रावधान संक्रमणकालीन था, लेकिन वो सूट करता है पॉलिटिशियन को, परमानेंट होगा, और जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं होगा। और हमें देखना चाहिए। और अगला बात, जब लोग कहते हैं ट्रांजिशनल था, इट वॉज अ ट्रांजिशनल, इट वॉज अ टेम्पररी, तो ट्रांजिशनल टेम्पररी हटाने के लिए था। इसकी भाई, अब ट्रांजिशनल टेम्पररी, इसकी व्याख्या 2 तरीके से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वाई इट वॉज ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल था कि ये हटना था। ऐसा नहीं था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बन रही थी तो भारत का संविधान तो पहले बन गया। भारत का संविधान बना, फिर तब तक कश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद के जनमत संग्रह के लंबित था और कश्मीर का संविधान बन रहा था। तो सुरक्षा परिषद के जनमत संग्रह का निर्णय तो आया नहीं था। तो आखिर में जब सुरक्षा परिषद के जनमत संग्रह का निर्णय नहीं आया था, तो फिर मान लीजिए निर्णय कश्मीर का अगेंस्ट आ जाता, तो इसका मतलब व्हाई इट वाज अ ट्रांजिशनल, बिकॉज इट वाज सब्जेक्ट टू द रेफरेंडम ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब हमारा संविधान बना तो 2 चीजें हमारे पास नहीं थी कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा क्या कहेगी। पहला, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने कह दिया ये भारत का अभिन्न भाग है। दूसरा, सुरक्षा परिषद का जनमत संग्रह क्या होगा। दूसरा, इन 2 के परिणाम अवेटेड थे, इस वजह से हमने इसे संक्रमणकालीन भाग में लिखा। न कि इसलिए संक्रमणकालीन भाग में लिखा कि वी वांटेड टू रिमूव दैट, हम इसको हटाना चाहते थे, इसलिए हमने इसे संक्रमणकालीन भाग में नहीं लिखा। तीसरा, अगला आर्गुमेंट, हाँ भाई, अगला आर्गुमेंट क्या है? वाई वी आर नॉट अपोजिंग 371A ऑफ नागालैंड। जम्मू, यानी हमारे संविधान में 371 से नागालैंड को ऑटोनॉमी है, 6 शेड्यूल को 4 राज्यों को ऑटोनॉमी है, हम उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं। वाई वी आर कंटिन्यूअसली अपोजिंग 370 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है, और खास बात देखिए, अभी तो एनएससीएन के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग झंडा होना चाहिए, हमारा अलग संविधान होना चाहिए। तो हमें नागालैंड पे समस्या नहीं है, छठी अनुसूची पे समस्या नहीं है, समस्या कहां पे है? 370 पे। इसलिए आप देखेंगे न हटाने का आर्गुमेंट बहुत तगड़े हैं। और एक बात, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हटाया जा सकता है कि नहीं, तो संविधान के रूप में इट कैन बी। संविधान के हिसाब से हटाना बड़ा आसान है, संविधान के हिसाब से हटाना बड़ा आसान है, क्योंकि, और एक बात याद रखिए, संविधान के हिसाब से हटाना बड़ा आसान है क्योंकि कल के लिए प्रेसिडेंट के, अच्छा रिपील कैसे होगा? राष्ट्रपति 370 के बारे में कहा गया है, 370 को हटाने का प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होगा और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इसे अप्रूव करेगी। संविधान सभा है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो हु विल रेटिफाई दैट? 370 में कहा गया है 370 कैन बी रिपील्ड
with a presidential proclamation subject to ratification of Constituent Assembly of J&K। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा संविधान सभा नहीं रही, तो सवाल है संविधान सभा नहीं रही तो हटाने का मामला कैसा है? बेकार है। इसलिए हटाने का डिबेट बहुत लॉजिकल नहीं है, और आप देखेंगे देर सवेर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इसी लाइन पे आएगा। इसलिए वास्तविकता क्या है, हमें बिला वजह के डिबेट का डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। और सच पूछे, देयर शुड बी मेक अ परमानेंट प्रोविजन, तो जम्मू कश्मीर के विकास का काम करना चाहिए, रेल को जोड़ने काम करना चाहिए, और एक तरीके से इस डेमोक्रेटिक देश में सभी लोगों के समान सम्मान का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। ना ना, राज्यसभा में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। राज्यसभा में क्यों जाएगा? जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में नहीं। हमने दोनों अंतर देखे। 370 हटाने पर संविधान सभा में जाएगा, लेकिन इसमें विधानसभा में जाएगा। राज्य जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें, लास्ट में संविधान सभा की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई, वो है ही नहीं है। नहीं, संशोधन कुछ भी किया जा सकता है। इस लास्ट आपको बता दें, एक होता है संवैधानिक, दूसरा होता है राजनीतिक। और पॉलिटिक स्टूडेंट होने के नाते अनुच्छेद हटाना बहुत आसान है, राजनीतिक हकीकत को बदल देना बहुत कठिन है। और 370 साइकोलॉजिकल ब्रिज। और आप याद रखिए, अगर 370 को हटाने की बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एन इश्यू ऑफ रिपेयरिंग ऑफ 370। ये कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के संविधान पे फर्क पड़ जाएगा। जो उसका अपना संविधान है, जो उसकी अपनी स्वायत्ता है, वो फर्क पड़ जाएगा। और इससे आप समस्या को ज्यादा आगे बढ़ा देंगे, समस्या को ज्यादा आगे बढ़ा देंगे। और आप जरा सोच के देखिए, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सेतु है भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में, इसलिए रखा कंटिन्यूइंग विथ 370 इज मोर प्रैग्मेटिक आइडिया, इसलिए हमने फिर कहा कि संविधान से कई चीजें हटना बहुत आसान होती हैं, लेकिन उसके राजनीतिक रिपरकशन क्या होते हैं? कानून बना बड़ा आसान होता है। कानून हमने बना दिया कि दहेज लेना मना है, कानून है कि नहीं है? लिया और दिया जाता है कि नहीं है? कानून बना दिया भ्रष्टाचार नहीं होगा। अरे हकीकत तो अब देखिए, कानून तो आपने बना दिया भ्रष्टाचार नहीं होगा। कानून हमें बना दिया कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं होगी। कानून बन जाने से चीजें नहीं बदल जाती। तो जरा हकीकत को भी आप देख के चलिए। दो तीन व्यू पॉइंट आप लिख लीजिए। एक दो स्कॉलर्स का नाम कोट कर लीजिए। हमने सारी बात आपको बता दी, एंड दैट इज रिटन। संविधान विशेषज्ञ या विधि विशेषज्ञ A.G. नूरानी इट्स नॉट नूरानी ऑयल। A.G. नूरानी संविधान विशेषज्ञ A.G. नूरानी का तर्क है A.G. नूरानी का तर्क है कि अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 370 को संक्रमणकालीन भाग में इसलिए रखा गया था Article 370 was put under the transitional part of the Constitution। 370 को संक्रमणकालीन भाग में इसलिए रखा गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के जनमत संग्रह के लिए लंबित था। It was pending
for the referendum in United Nations Security Council. यह संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष जनमत संग्रह के लिए लंबित था। अगला पॉइंट, प्रोफेसर राधा कुमार। प्रोफेसर राधा कुमार का तर्क है कि स्वायत्तता राधा कुमार, इज लेडी, राधा कुमार का तर्क है कि स्वायत्तता और विघटनवाद में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमी एंड सेसेनिज्म। स्वायत्तता और विघटनवाद में फर्क है, इसलिए कश्मीर को स्वायत्तता देने पर विचार करना चाहिए। Therefore, we should consider over providing autonomy for JNK. इसलिए कश्मीर को स्वायत्तता देने पर विचार करना चाहिए। विषम संघवाद पूरा हो गया, तो अब संघवाद में कुछ बचा? केंद्रीकरण की परिवर्तन बता दिया, स्वायत्तता की परिवर्तन बता दी, विषम संघवाद की बात बता दी, सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल बता दिया। अब संघवाद में कुछ बचा क्या आपका? नहीं, वापस तो लिया जा सकता है। अब तो उसका प्रोविजन बहुत लागू भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए OIR में आपको बता देंगे कि पाकिस्तान ने शर्तों को पूरा ही नहीं किया, तो अब तो रेफरेंडम इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अब नहीं हो पाएगा। उस समय की बात ऐसी थी। हाँ, उस समय की बात ऐसी थी। अब जरा बताइए प्रश्न आपके क्या हैं संघवाद पे, फिर आगे बढ़े। आपके व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब आपके संघवाद पे सवाल क्या है? ये सवाल बाद में पूछेंगे, कल पूछ, कल नहीं, फिर अगला टॉपिक खत्म होने के बाद फिर आप लिख लीजिए 1-2 सवाल, 1-2 क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अच्छा, अभी संघवाद में 1-2 चीजें अभी बचा, 1-2 चीज बची हुई है। पानी का झगड़ा और राज्य का निर्माण। अच्छा, अभी 1-2 चीजें बची हुई है, बता दें, फिर संघवाद पर प्रश्न आपको लिखवा देंगे। तो जरा आपके सिलेबस में भी लिखा गया है राज्य के बीच के झगड़े, पानी का झगड़ा और उसके बाद संघवाद की बात। तो थोड़ा अच्छा ये भी बात आपको बता दें। तो अगला हेडिंग है, उसके बाद संघवाद खत्म कर देंगे। अगला हेडिंग है द डिमांड ऑफ स्मॉलर स्टेट्स इन इंडिया। संघीय व्यवस्था में नए राज्यों के निर्माण की मांग। आपने भी कह दिया खत्म हो गया क्या? क्या करें? केजरीवाल तो अब जरा देखें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या डिमांड ऑफ स्मॉलर स्टेट पढ़ लें, फिर उसके बाद पानी का झगड़ा भी पढ़ लें, फिर संघवाद का मामला खत्म हो जाएगा। अब कई बार बड़े बेसिक सवाल एग्जामिनर पूछता है और ऐसा प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अब फिर एक ऐसा आर्टिकल आपको बताएंगे जो हमें संविधान का पहला आर्टिकल है। तो इसे देखिए, पहला आर्टिकल क्या है? इंडिया
that is Bharat shall be union of state. भारत, इंडिया जिसे भारत के रूप में जाना जाएगा, shall be यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये पहला आर्टिकल है। अब इसकी अगर हम व्याख्या करें, इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया, ये बहुत स्पष्ट है, कई बार हमने बताया। यूनियन क्या दिखाता है? आवर यूनियन का दिखाता है कि हमारा संघवाद ज्यादा केंद्रीकृत है। यूनियन मैनिफेस्ट दैट आवर गवर्नमेंट इज मोर सेंट्रलाइज। और ये भी आप याद रखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, किसी स्कॉलर को हम कोट कर सकते हैं, बस इसके स्कॉलर का नाम लिख लीजिए, कि भारतीय संघीय व्यवस्था में संसदीय शासन के कारण भी केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में संसदीय शासन के कारण भी केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। The tendency of centralization exists in India because of the parliamentary form of government. संसदीय शासन के कारण केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां विद्यमान है, ब्रैकेट में एमपी सिंह। ब्रैकेट में प्रोफेसर एमपी सिंह। अब आप खास तौर पे देखेंगे कि इसका मतलब है कि भारत में, आप अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका में संघवाद के साथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ संघवाद के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और आप जानते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ्यूजन होता है और संघीय शासन में डिसेंट्रलाइजेशन। हमने दोनों को अपनाया है, इसलिए हमने यूनियन को प्रेफर क्यों किया, और यूनियन का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ संघ में केंद्र की शक्तियां ज्यादा हैं। वो हर जगह को देखते हैं, हमने विधायी शक्तियां देखा, कार्यपालिकी देखा, हमने वित्तीय देखा, इस वजह से हमने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इंडिया जैसे भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, संविधान सभा में इस बात पर डिबेट आया कि भारत का नाम क्या होना चाहिए। अच्छा, घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो नामकरण पे विवाद होता है कि नहीं होता है? तो इससे पहले भारत में पैदा होकर भारत के बच्चे का नाम क्या होना चाहिए? कुछ लोग उनका आर्यावर्त, तो फिर कुछ लोग दक्षिणावर्त, फिर ये तय हुआ कि भारत, फिर ये तय हुआ कि नहीं भारत नहीं होगा तो इंडिया भी होगा, ये तय हुआ फिर दोनों होगा। कि हिंदी बेल्ट के लोग भारत भारत की बात करते थे, साउथ इंडिया के लोगों ने क्या कहा? नहीं, इंडिया। तो सवाल है फिर पहले कौन आए? तो क्या लिखा गया? इंडिया दैट इज भारत। हमारे संविधान के निर्माता अंग्रेजी के बड़े शौकीन थे, इसलिए बिकॉज वी कैन वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। तो अब अंग्रेजी को इसलिए उनका इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब सवाल है कि भारत की यूनियन में क्या क्या आता है? अच्छा, यूनियन ऑफ स्टेट अलग है, टेरिटरी ऑफ स्टेट अलग है। आर्टिकल 1 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट, 29 राज्य, यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन में कौन है? पहला यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा है 29 स्टेट्स। इसलिए हमारे हर जगह शब्द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन से शुरू होता है मामला। यूनियन का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट एंड 29 स्टेट्स। दूसरा, जबकि हम टेरिटरी ऑफ स्टेट, जब भारत के भूभाग की बात करते हैं, जब भारत के हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तब शब्द अलग आएगा, यानी भारत के भूभाग का मतलब है अलग, यूनियन का मतलब है अलग। यानी यह है भारत का संघीय क्षेत्र। यूनियन का हिंदी अनुवाद हम क्या करते हैं? भारत का संघीय क्षेत्र, यह भारत का भौगोलिक क्षेत्र। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में यूनियन गवर्नमेंट आएगी। दूसरा 29 स्टेट्स आएंगे, और तीसरा यूटीज आएगा,
और चौथा अन्य अर्जित क्षेत्र, एनी अदर एनी एक्वायर्ड एरिया, एनी एक्वायर्ड टेरिटरी, अन्य अधिग्रहित क्षेत्र, ये तीन चीजें आती हैं। यही संविधान में एक बात और स्पष्ट होती है कि हमारे यहां अनुसूचियों के लिखने की बात क्यों आई। जब भी कहा गया आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये हुआ कि आखिर में ये स्टेट होंगे कितने, तो उसमें अनुसूची 1 में लिखा गया है, अनुसूची 1 में लिखा गया कितने राज्य होंगे। इसलिए हमारे यहाँ कई अनुच्छेद को पूरक बनाने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया। शेड्यूल्ड आर द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द आर्टिकल। इसलिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र में इतनी सारी बातें आएंगी, यूएन गवर्नमेंट आएगा, राज्य भी आएंगे, केंद्र शासित क्षेत्र आएंगे और अन्य अधिक क्षेत्र, ये सब आएंगे। लेकिन जब कहते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या आएगा? इसका सीधा सा मतलब है शक्तियों का विभाजन राज्यों के साथ होता है या केंद्र शासित क्षेत्र के साथ होता है? राज्यों के साथ। शक्तियों का विभाजन केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ नहीं होता, शक्तियों का विभाजन केवल राज्यों के साथ होता है। तो पहला हमने आर्टिकल ये रखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन शब्द का प्रयोग किया क्यों किया? फिर वही सारी बातें आप लिखेंगे, क्योंकि हमारा संविधान कनाडा से प्रभावित है और भारत में संघीय प्रवृत्तियों को शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति है। संघ सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति थी। कारण हमने पहले बता दिया, राष्ट्रीय एकता, अखंडता खतरा, देश का विकास, विघटनकारी एलिमेंट, इसलिए हमने यूनियन गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया पहला। लेकिन अगर दूसरी बात कहा जाए कि ठीक है आर्टिकल 1 को तो हमने बता दिया कि स्टेट होगा, लेकिन आप कहेंगे क्या स्टेट का कोई लिमिटेड नंबर है? उत्तर है नहीं। भारत की आजादी के बाद स्टेट के अलग रूप थे। अगर हम कहें कि इंडिया दैट भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट के लिए हमेशा हमें पहला शेड्यूल देखना पड़ेगा, पहली अनुसूची। और पहला शेड्यूल लगातार चेंज होता रहा है, इसलिए हमारे यहाँ कितने राज्य होंगे दैट इज नॉट डिफाइंड। यूनियन में कितने राज्य होंगे, कितनी श्रेणियां होंगी, कितना यूटी होगा, ये परिस्थितियों पे ही तय होगा, वो परिभाषित नहीं है। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो ये फिर क्या था? 4 श्रेणी के राज्य थे। हमारे मूल संविधान में 4 श्रेणी के राज्यों का उल्लेख किया गया था। Four categories of state are mentioned in our original constitution. 4 कैटेगरी के राज्य कौन से थे? क्योंकि इसमें पहला जो बड़े राज्य थे, जैसे यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, पहले उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, हिंदी में उत्तर प्रदेश हो गया। यूपी, बिहार, मुंबई या बॉम्बे, महाराष्ट्र नहीं था, महाराष्ट्र तो राष्ट्र के बाद हुआ, बॉम्बे, मद्रास, ये सब इस श्रेणी में राज्य थे। मद्रास था, तमिलनाडु नहीं। दूसरा बी श्रेणी में बड़ी देसी रियासतें जैसे JNK, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब बड़ी रियासतें। इसमें छोटी रियासतें अजमेर, भोपाल, कोडगू। सी श्रेणी में स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कोडगू, ये सी श्रेणी में था। डी श्रेणी में अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड और अन्य अर्जित क्षेत्र। पहली श्रेणी में बड़े राज्य, दूसरे में बड़ी देशी रियासतें, तीसरे में छोटी देशी रियासतें, चौथे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अन्य अर्जित क्षेत्र। तो ये 4 श्रेणी के राज्य थे आजादी के बाद। इसलिए हम आर्टिकल को पढ़ते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट हमेशा बदलते रहे, स्टेट चेंज होते रहे। मूल संविधान में 4 श्रेणी के राज्य थे, लेकिन आप देखेंगे 1956 में ये 4 श्रेणी के राज्य कैसे हो गए?
1956 में ये बदल गए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4 श्रेणी के राज्य थे। हाउ इट इज चेंज इन 1956? 1956 में पहला हो गया राज्य जो अभी वर्तमान में है 29, उस समय थे 14। फिर उसके बाद है यूटी, इस समय है 7, और अन्य अर्जित क्षेत्र, अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो 1956 में इस तरीका बदल गया। मूल संविधान में 4 श्रेणी के राज्य थे। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ राज्यों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है पहला। अब देखेंगे ये अमेरिका के संविधान से बहुत अलग समीकरण दिखाता है। अमेरिका के संविधान में पिछले 300 सालों से 85 राज्य हैं और अगले 300 सालों में 85 राज्य रहेंगे। हमारे यहाँ मामला ऐसा नहीं है, इसलिए अमेरिका से हम बार बार कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिका की परिस्थिति हमारी परिस्थिति में बिल्कुल लगाव है, और जिस गति से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्या उस गति से कुछ किसी को बढ़ाने का साहस है? वैसे भी नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा, तो ये संविधान निर्माता जानते थे कि राज्यों के गठन में कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग राज्यों की मांग आ गई। और राज्यों की मांग क्यों आएगी? बिकॉज वी आर हैविंग डेमोक्रेसी। राज्यों की मांग क्यों आएगी? क्योंकि हम संघवाद हैं। राज्यों की मांग क्यों आएगी? क्योंकि देयर इज ए रीजनलिज्म। राज्यों की मांग क्यों आएगी? बिकॉज डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अब इसी बात को लिख लीजिए कि राज्यों की मांग क्यों आती है हमारे यहाँ। अगला पॉइंट, रशीदुद्दीन खान, प्रोफेसर रशीदुद्दीन खान का कहना है कि भारत में विविधतापूर्ण समाज के कारण It is due to the diverse and plural society of India. भारत में विविधतापूर्ण समाज के कारण नए राज्यों के निर्माण की मांग स्वाभाविक है। The demand of new state is logical. भारत में विविधतापूर्ण समाज के कारण नए राज्यों के निर्माण की मांग स्वाभाविक है। दूसरा, भारत में अनेक क्षेत्र हैं। डाइवर्स रीजन्स एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में अनेक क्षेत्र हैं जिनके द्वारा अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बनाए रखने के लिए राज्यों की मांग की जाती है। फॉर प्रिजर्विंग देयर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, द डिमांड ऑफ न्यू स्टेट इज वेरी मच ऑटोमेटिक एंड जेन्युइन। भाषाई पहचान बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए नए राज्यों की मांग की जाती है। इसे देखेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल करने के बड़े पर्पज होते हैं। 8वीं अनुसूची में पहले भाषा शामिल कराते हैं, फिर कहेंगे अब उसके लिए एक राज्य चाहिए, क्योंकि ज्यादातर 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लिए राज्य है। संस्कृत को अगर छोड़ दिया जाए तो
इसलिए पहले क्या हुआ, पहले गोरखा भाषा को, नेपाली भाषा को संविधान में शामिल कराया गया, फिर गोरखालैंड की मांग की गई। तो भारत में नए राज्यों की मांग होना बड़े ही स्वाभाविक है। और रशीदुद्दीन खान के हिसाब से कि भारत में 54 कल्चरल रीजन पाए जाते हैं। पहनावे अलग है, भाषा अलग है, कल्चर अलग है। इतना विविधतापूर्ण देश पूरे भाग पूरी प्लेनेट पे है ही नहीं है। अब इतनी डाइवर्सिटी होगी तो राज्यों के निर्माण की मांग आवश्यक होगी। और इतना ही नहीं है, अगला पॉइंट, दुर्गादास बसु का मानना है, दुर्गा दास बसु इज नो लॉन्गर अलाइव, लेकिन जीवित नहीं है, लेकिन संविधान के बारे में उनकी इतनी क्लासिकल बुक है। ये मुझे लगता है कि जो इतनी छोटी में इतनी क्लासिकल बुक होना, दैट इज समथिंग अमेजिंग। भाई संविधान में बड़ी सारी किताबें लिखी गई। और अब देखेंगे, अब वो चीजें थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए क्यों थोड़ा उतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें अप्लाइड पार्ट नहीं है। और यूपीएससी एग्जाम का पूरा रोटेशन कहाँ पे होता है, पहले 5-6 साल पहले या लगभग 10 साल पहले संविधान में वही किताब एक मात्र थी, क्योंकि प्रश्न पूछने का तरीका परंपरागत था। हाँ, लैंग्वेज तो टफ बहुत है। अब यही विद्वान, जो ज्यादा विद्वान होता है दोस्तों, आसानी इसको कोई बात नहीं कहता। अब बताइए, अपनी किताब पर आपको कैसी लगी हमारी किताब? और कुछ लोगों ने तो अपना यूट्यूब पे हमें, कुछ लोगों ने तो यूट्यूब वगैरह पे शेयर कर दिया, पूरा वीडियो बनाकर हमें भेज दिया, तो अच्छी बात। लेकिन आप देखिएगा कैसे, मतलब अब किताब की मैं बार बार अपने से प्रशंसा करना दोस्तों बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन सही बात तो है कि आप याद रखिए, जिनको केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथ केस कभी समझ में ना आया हो, उस किताब को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप बताइए समझ में आया कि समझ में नहीं आया। क्या क्या अगला है दुर्गादास बसु। लेकिन उस किताब को बैग में रख के मत घूमिए। हाँ, पहला पॉइंट, दुर्गादास बसु का मानना है कि नए राज्यों के निर्माण की मांग भारत में संघवाद के प्रभावी होने के परिणाम है या उदाहरण है। नए राज्यों के निर्माण की मांग भारत में संघवाद के जीवंत होने के उदाहरण है। नए राज्यों के निर्माण की मांग भारत में संघवाद के जीवंत होने के उदाहरण है कि व्हाट इज आइडिया ऑफ दुर्गादास बसु? ही सेड दैट a demand of new state is an indication of living example of federal system in India. इसका मतलब क्यों है? अब नए राज्यों की मांग के संघवाद से जीवित होने क्या मतलब है? तो अगला पॉइंट, क्योंकि राज्यों के निर्माण से राजनीतिक नेतृत्व का विकास होता है। राजनीतिक नेतृत्व अंडरलाइन, राज्यों के निर्माण से राजनीतिक नेतृत्व का विकास होता है। राज्यों को 7वीं सूची के स्वायत्त विषय प्राप्त हो जाते हैं। State gets their autonomous control over the subject of 7th schedule. राज्यों को 7वीं सूची के स्वायत्त विषय प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए आप देखें, कंपैरिजन कर लें
इसलिए अगर हम कहीं हमने जोनल, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बना दिया, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनाने से नए राज्यों की मांग रुकी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बना देने से, यूटी बना देने से, अब देखिए नए राज्य के निर्माण की मांग क्यों हो रही है? क्योंकि यूटी और राज्य में फर्क है। यूटी का मतलब है कि आपको संघ के अधीन रहना पड़ेगा, यूटी का मतलब पावर शेयर नहीं करना पड़ेगा, यूटी का मतलब अलग से चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। तो भारत में तो आप देखिए, इट इज ए नेशन दैट इज ए नोन फॉर इज पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो डीडी बसु ने इस संदर्भ में कही है कि भाई नया राज्य बन जाएगा, तेलंगाना बना, तेलंगाना बना तो अपने आप में एक नया चीफ मिनिस्टर आया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा, और भारतीय समाज बड़ा एस्पिरेशनल सोसाइटी है, आकांक्षावादी समाज है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे समाज के विकास के कई स्तर होते हैं। जैसे पश्चिमी समाज अब इस समय एस्पिरेशनल नहीं है, क्योंकि उसे कुछ पाना नहीं है, जो भी उसको पाना था वो पा लिया है, इतनी भौतिक संपन्नता वहां पे है। वो जीवन की शांति की खोज में है, पीस की खोज में है, और हम डॉलर की खोज में है। दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। अच्छा, हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हम बड़े पद पर क्यों जाना चाहते हैं? क्यों दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कोई तूफान हूं, ऐसी प्रवृत्ति है हमारी। तो हमारा समाज इंस्पिरेशनल है, लगातार हमें अपनी स्टेटस बदलना है, प्रभाव दिखाना है। पश्चिम में ऐसी बात नहीं है, इसलिए नए राज्यों की मांग आएगी। इसलिए आप देखेंगे केंद्र शासित क्षेत्र बना देना, जनपद स्वायत्त परिषदें बना देना भी समस्या का समाधान नहीं है। तो नया राज्य बनना ऐसा नहीं कि अपने आप में अनावश्यक है। और लास्ट आर्गुमेंट क्या है? अगला पॉइंट, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां दबाव समूह और राजनीतिक दल का निर्माण एक मूल अधिकार है। जहां दबाव समूह और राजनीतिक दल का निर्माण एक मूल अधिकार है। where the formation of pressure group and political parties is a fundamental right. जहां दबाव समूह और राजनीतिक दल का निर्माण एक मूल अधिकार है। इसीलिए नए राज्यों की मांग स्वाभाविक है। Therefore, the demand of new state is automatic. हाँ, अब ये बात मुद्दा हो सकता है कि नए राज्यों के निर्माण कोई अनावश्यक बात नहीं है, कभी भी हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि राज्यों को स्वायत्तता चाहिए, उन्हें समकक्षता चाहिए, वो सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहते, वो अपने कल्चर का विकास करना चाहते हैं। इसलिए विदर्भ राज्य की मांग महाराष्ट्र से आ रही है, पूर्वांचल की मांग यूपी से आ रही है, उधर बुंदेलखंड यूपी, कई बार बोडोलैंड आसाम, गोरखालैंड वेस्ट बंगाल। तो नए राज्यों की मांग यहां होना स्वाभाविक है। इशू इस बात पे है कि नए राज्यों के निर्माण का आधार क्या होना चाहिए और कितनी संख्या बने। इसलिए हमारे यहां डिमांड ऑफ न्यू स्टेट इज ऑटोमेटिक। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में कितने राज्य बने, कितनी राज्य की संख्या बने, इस पे क्या राय होनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो नए राज्यों के निर्माण का आधार क्या होना चाहिए, क्योंकि हम इस डिबेट पे नहीं जाएंगे कि जैसे कि नए राज्यों के निर्माण का जो दार कमीशन बना, आप जानते हैं इसके दार कमीशन बना राज्यों के निर्माण के लिए भाषाई आधार पे, और उसके बाद जेबीपी कमेटी बनी। ये सब फैक्ट बड़े पुराने हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो नए राज्यों के निर्माण का व्हाट शुड द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो क्या नए राज्यों का निर्माण किस आधार पर बनना चाहिए? पहले कल्चरल, सांस्कृतिक आधार पर बने। भाई नए राज्यों का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए? फर्स्ट, इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल फैक्टर। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक आधार पर हो। पॉलिटिकल, राजनीतिक आधार पे हो।
तो नए राज्य के निर्माण का बेस क्या होना चाहिए? दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। सांस्कृतिक आधार पे हो, प्रशासनिक आधार पे हो, पॉलिटिकल आधार पे हो, या इकोनॉमिक बेस पे किया जाए। इकोनॉमिक बेस क्या है? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। कि आखिर में नए राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। अगर हम एक एक बेस की बात करें, एक एक बेस की बात करें कि नए राज्यों के निर्माण का आधार कैसा होना चाहिए, इसके भी आधार है, इसके भी आधार है, ये भी आधार है, ये भी आधार है। और आप देखेंगे जीएस में भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं नए राज्यों के निर्माण से। अब जीएस में सवाल पूछने की टेंडेंसी आप देखेंगे, देखिए जीएस चाहे हो चाहे विजय हो, सवाल बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। वो ये नहीं पूछेगा कि ये बताइए जेबीपी कमीशन ने क्या कहा, दार कमीशन ने क्या कहा, फजल अली कमीशन ने क्या कहा, सवाल वहां नहीं होगा। किस क्रम से राज्य बने, सवाल वहां भी नहीं होगा। जीएस में सवाल ये पूछा गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण ने भारत की एकता को कमजोर किया है। ये क्वेश्चन जीएस का है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन का ध्यान हमेशा अप्लाइड होता है, किस बेस पे राज्य का निर्माण किया जाए। दैट इज क्योंकि हमारे यहां कहा गया इंडिया, हम एक ही आर्टिकल एक की व्याख्या भी कर रहे हैं। जब आर्टिकल एक के आगे बढ़ेंगे बाकी व्याख्या आप कर देंगे कि किस आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए। तो अब सवाल है कि एक एक बेस की व्याख्या हम अलग अलग कर सकते हैं। पहला है सांस्कृतिक, आपको याद दिला दे सांस्कृतिक आधार पर राज्यों के निर्माण की बात क्यों आई? क्योंकि आपको याद है गांधी को स्वतंत्रता चाहिए थी या स्वराज्य? देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड स्वराज्य। स्वराज्य मिला कि नहीं मिला? स्वराज्य का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा, अपना प्रशासन, अपना कल्चर और अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, तब स्वराज्य होगा। हमारा नियंत्रण केवल वोट देने तक रहा या और किसी विषय पर रहा? रोजगार है नहीं, भाषा अपनी है नहीं, पहनावा अपना है नहीं, और नैतिक नियंत्रण अपने ऊपर है ही नहीं। क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि अपने ऊपर नैतिक नियंत्रण कैसे होगा? बाकी कंडीशन होगी तब तो होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप में स्वराज्य हमें मिल नहीं पाया। तो जब देश आजाद हुआ और नागपुर अधिवेशन में 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी बाबा और कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भाषाई आधार पे भारत का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। अंग्रेजों ने जो राज्य बनाया था वो प्रशासनिक आधार था, भाषाई आधार नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव था। इसलिए भारत ने कहा था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। लेकिन आप जानते हैं जब सांप्रदायिक देश का विभाजन हो गया तो भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करने में कांग्रेस के लोग भी डर गए। उनको लगा भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करेंगे देश का विघटन हो जाएगा, एकता नहीं रह पाएगी। क्योंकि पहली बार जब देश आजाद हुआ तो पहला जो सामने भाषा का 3 मुद्दा आया। देश की आजादी के बाद पहला मुद्दा लैंग्वेज का ही था, कैसे लैंग्वेज की समस्या को हल किया जाए। और लैंग्वेज में 3 इशू थे कि पहला, व्हाट शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब इसके से स्कॉलर ने बात कही है, जरा उनको स्कॉलर कोट करके लिख लीजिए। पहला, मॉरिस जोन्स ने, नहीं सॉरी, पॉल ब्रास ने, मॉरिस जोन्स नहीं, पॉल ब्रास ने पॉल ब्रास ने कहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पॉल ब्रास ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 3 भाषाई समस्याएं विद्यमान थी। Paul Bross said that 3
issues belonging to language exist in India after the independence? भाषा से संबंधित 3 समस्याएं विद्यमान थी। पहला, आधिकारिक भाषा। पहला, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पहला, आधिकारिक भाषा का निर्माण। दूसरा, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। और तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा का संरक्षण। अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय का संरक्षण। Even for Paul or Brass, 3 crucial problems exist before India. After independence, first, issue an official language. Second, linguistic reorientation of a state. And third, the language of for the minorities. अब देखिए कि इंफॉर्मेशन आपको बता दें, हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी इंपॉर्टेंट हो जाए। भारत में भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 350 में जो बात कही गई है कि राज्य का दायित्व होगा कि भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में उनकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन द मदर टंग फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द स्टेट। दैट इज आर्टिकल 350A। इसका मतलब भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है। 3 इश्यूज थे। अच्छा, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा? अगला पॉइंट, मॉरिस जोन्स ने कहा मॉरिस नगर नहीं, मॉरिस नगर है नहीं दिल्ली में? मॉरिस जोन्स। अच्छा, ये बड़े हैरानी की बात है कि भारतीय चिंतन के लिए विदेशियों को रिफर करना पड़ता है। ये अपने आप में अच्छी टेंडेंसी नहीं है। अरे भाई, भारतीयों के लिए इसका मतलब है कि हमारे विश्वविद्यालय में पर्याप्त इन चीजों पे थोड़ा वर्क नहीं हो पाया। तो बार बार में रुडॉल्फ, मॉरिस जोन्स, पॉल और ब्रास, भारत पे ज्यादातर काम करने वाले सारे फॉरेनर्स है। तो क्या लिखा आपने? मॉरिस जोन्स ने कहा कि आजादी के बाद हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। फॉर मॉरिस जोन्स, हिंदी स्पीकर्स वे लार्जेस्ट इन नंबर। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन वे कुल 40% ही थे। दे वर नॉट इन मेजॉरिटी, बट हिंदी स्पीकर्स वर नॉट इन मेजॉरिटी, लेकिन उनकी कुल संख्या महज 40% थी। अंग्रेजी बोलने वाले लोग अंग्रेजी भाषी किसी ने कहा कि आपकी बुक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हाँ जरूर होगी, अमेजन वगैरह पे तो होगी, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन सर्टेनली होगी, क्योंकि ओरिएंट ब्लैक स्वान इज वेरी बिग पब्लिशर। उसने अमर सेन जैसे कि स्कॉलर की बुक छापता है।
अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या 1% थी। अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या 1% थी, परंतु ये समूचे देश में फैले थे। द नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर वर ऑलमोस्ट 1%, but they were exist across the country. तो अब आप देखेंगे इसका मतलब लैंग्वेज इज द ग्रेटर इशू। अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, संविधान सभा में पहला डिबेट इसी बात पे हो गया, भाषा के मुद्दे पे। तो पहला तो मामला किसी तरीके से भाषाई समस्या को हल करना था, और आधिकारिक भाषा पे जब डिबेट शुरू हुई तो जो हिंदी बेल्ट के लोग थे संविधान सभा में बार बार कहा कि नहीं, राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा। अभी भी आप देखें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत जानबूझ के कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान किसी राष्ट्रभाषा को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और जब संविधान में राष्ट्रभाषा वाली डिबेट आई तो हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैं गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहीं न कहीं जनसंघ के मेंबर थे और इस बात के लिए माने जाते थे कि राष्ट्रवादी विचार उनके थे, उन्होंने भी कहा कि नो, रीजनल लैंग्वेजेस कांट बी, यानी कोई भाषा ज्यादा लोग बोलें इसलिए वो राष्ट्रभाषा हो जाएगी, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। और डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल चलता है, हर व्यक्ति की राय का महत्व है, एक एक व्यक्ति की राय का महत्व है, और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति गरिमा का महत्व है। तो ऐसी बात कैसे जो बहुमत भाषा बोलेगा अल्पमत में आप लाद देंगे? इसलिए पहला करेक्शन किया गया कि डोंट यूज द नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, हिंदी बेल्ट के लोग बहुत उत्साह में थे, वो कहा करते थे, इसलिए कहा गया कि भारत का राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? ये राज्य का मामला है या राष्ट्र निर्माण का मामला है? अब ये देखिए, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट कहता है तो बातों को लपेटना हमें खूब, मैं बार बार कहता हूं, और ये आपके पास 2-4 इंफॉर्मेशन हर जगह होना चाहिए। प्रोफेसर का नाम है, कोट कर दिया। अब सवाल है, कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण शब्द कैसा है, पॉल साइंस खूब यूज करेंगे आगे तक चल के। निर्जाति संघर्ष, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, राष्ट्र निर्माण, ये सब पॉपुलर पॉलिटिक्स, आगे तक इनका हम खूब यूज करेंगे। और जरा देखिए, इसका मतलब है भारत में आजादी के बाद द ग्रेटर चैलेंज व नेशन बिल्डिंग। और एक बात याद रखिए, राज्य के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में फर्क होता है। तो जो हमारी हिंदी बेल्ट के भाई थे, जो राष्ट्र निर्माण का उनका तरीका था, कहते हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ऐसे तो भारत राष्ट्र नहीं बनता, ऐसे भारत राष्ट्र नहीं बन पाएगा कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। इसलिए आप याद रखिए, हाउ वी कैन इवन गिव द प्रिविलेज ऑफ हिंदी। बाकी भी क्षेत्रवाद, इसलिए हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करना सीखना होगा। तो फिर डिबेट इस पे आ गया कि ठीक है, अब हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, अब राष्ट्रभाषा की बात नहीं करेंगे। मामला दूसरा आ गया। अब ये हुआ कि राष्ट्रभाषा की मतलब क्या है, आधिकारिक भाषा। तो डिबेट शुरू हुआ कि ठीक है, अब हिंदी, मान ले किसी तरीके से हिंदी पे मतदान करना पड़ा। दक्षिण भारत के लोग तैयार ही नहीं थे, और चूंकि संख्या में तो हिंदी बेल्ट के लोग ज्यादा थे ही संविधान सभा में, आज भी लोकसभा में लोग ज्यादा कहां से हैं। तो हिंदी बेल्ट के लोगों ने कहा कि ठीक है, हिंदी आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, इस पे वोट करना पड़ा। और संविधान सभा में आर्गुमेंट चल रहा था, एक हिंदी बेल्ट से संविधान सभा में सदस्य खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हिंदी शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बिकॉज द मैक्सिमम नंबर बिलोंग टू द हिंदी बेल्ट। तो दक्षिण भारत का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, ये बताओ कि विच वन इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो हिंदी वाले व्यक्ति ने कहा, मोर है। का संख्या कौआ की ज्यादा है। अगर संख्या के आधार पर कोई चीज बनती है तो कौआ की संख्या ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पीकॉक। क्रो, नंबर ऑफ क्रोज इज मोर। तो बड़ी हीटेड डिबेट हुई। उसके बाद तय कर लिया गया कि नहीं, अब हम हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मानेंगे। और एक और तर्क दिया था, हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदी नहीं हिंदुस्तानी हो जाए।
और गांधी बाबा के समर्थक हिंदुस्तानी की बात करते थे। हिंदुस्तानी वॉज मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड उर्दू। और दूसरी बात, अब हिंदी लैंग्वेज हो तो हम कौन सा न्यूमरल्स अपनाएं, तो वो कहा गया कि हम न्यूमरल्स अपनाएंगे रोमन। इन सब चीजों को इसी तरीके सेटल किया गया और संविधान में कहा गया कि 15 वर्षों तक हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में काम करेगी, लेकिन इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। क्योंकि दक्षिण भारतीय लोग हिंदी को मानने को तैयार नहीं थे, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट एन इश्यू ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ऑल्सो एन इश्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू। रोजगार का भी मामला है। लेकिन अब देखेंगे कि दक्षिण भारतीय राज्यों की बात मानी गई और कहा गया कि फॉर 15 ईयर्स भाषा का प्रयोग भी हमारे यहाँ संक्रमण काल के लिए किया गया है। 15 साल तक के लिए हिंदी आधिकारिक भाषा रहेगी, अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में होगी, एंड आफ्टर 15 ईयर्स पार्लियामेंट विल डिसाइड दैट। और ये कह दिया 15 साल बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली हिंदी हट जाए, हिंदी रहेगी इंग्लिश हट जाएगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और जैसे ही आने वाला साल था दोस्तों 1965, 1963 में वो हंगामा शुरू हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा उनका हिंदी नेबर, इंग्लिश एवर। और दक्षिण भारत में भाषा का बड़ा मुद्दा बन गया। 1961 में बड़ी हिट मूवी आई थी एक दूजे के लिए, भाषा की समस्या पे। उसमें हीरोइन थी हिंदी भाषी और हीरो था तमिल भाषी। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, लेकिन वो जानते थे जो जानना चाहिए। दैट वाज सुपर डुपर हिट मूवी। लेकिन दक्षिण भारत में जब इतना विरोध हुआ तो हिंदी को ऑफिशियल, संसद ने एक अलग से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से कह दिया कि इंग्लिश तब तक रहेगी जब तक गैर हिंदी भाषी से स्वीकार नहीं करे, और गैर हिंदी भाषी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इस देश की बड़ी विडंबना ये दोस्तों, जिस देश का संविधान ये मानता है कि जो आधिकारिक भाषा है वो भाषा आज के डेट में मरने के कगार पे है। आप लोग अंतिम पीढ़ी हैं इस भाषा के। 10 साल के बाद हिंदी दोस्तों बहुत, तो संविधान में तो है, संविधान में है, लेकिन आधिकारिक रूप में, व्यवहारिक रूप में मामला अलग है। तो भाषा का मामला हल हो गया। अब आया राज्य का मामला। राज्य का मामला है, अब राज्य के मामले में भाषा कैसे, भाषा के मामले में राज्य के निर्माण की पहली बात आई विशाल आंध्रा मूवमेंट से। मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषी लोग हिंदी भाषी के बाद दूसरी बड़ी संख्या में थे, तो मद्रास प्रांत से तेलुगु भाषी लोगों ने कहा कि ना हमें अलग राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य चाहिए। और मद्रास प्रांत में तेलुगुओं के लिए अलग आंध्रा बने। और आंदोलन करने वाले थे पोट्टी सिरिमल्लू, गांधीवादी के शिष्य थे। और उन्होंने गांधी बाबा ने कहा था कोई काम अगर वैसे न हो पाए धरना आंदोलन में बैठ जाना। और उपवास, पोट्टी सिरुमल्लू उपवास पे बैठे और 54 दिन उपवास कर गए। उसके बाद पोट्टी सिरुमल्लू ऊपर। दोस्तों उसके बाद नेचर वो गदर हुआ, जो काम हम, जो जिस बात को दार कमीशन ने मना किया था, जिस बात को जेबीपी कमीशन ने मना किया था, वो हमें व्यवहारिक रूप में कर देना पड़ा। इन 1953 आंध्रा इज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज फॉर्म इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका हमने भाषा के आधार पे निर्माण कर दिया। उसी के बाद फजल अली कमीशन बनाया और फजल अली कमीशन ने व्यवहारिक रूप में भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया या नहीं किया, 2-3 पॉइंट अभी से हम लिख लीजिए। तो पहला बेस है सांस्कृतिक। अगला फजल अली आयोग के द्वारा फजल अली आयोग के द्वारा फजल अली आयोग के द्वारा भारत में राज्यों का व्यवहारिक पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। अब बार बार निर्याती शब्द पूछ रहे हैं, आगे बहुत व्यापक रूप में इसका उत्तर मिलेगा, थोड़ा वेट करिए।
भारत में व्यवहारिक रूप में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, लेकिन भारत में राज्यों के पुनर्गठन के लिए क्योंकि हिंदी क्षेत्र में एक भाषा के आधार पर एक ही राज्य का निर्माण संभव नहीं है, even in North India, one state can't be formed on the basis of language. एक भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण संभव नहीं है, तथा एक ऐसे भूभाग का चयन कठिन है ऐसे भूभाग का चयन कठिन है जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों। ऐसे भूभाग का चयन कठिन है जहां एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों। It's very hard to identify a particular geographical area where only one language is spoken. कि जहां केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग हों, तो ऐसी बात कठिन है। अगला पॉइंट, फजल अली आयोग ने मुंबई प्रांत का विभाजन नहीं किया। फजल अली आयोग ने मुंबई प्रांत का विभाजन नहीं किया और न ही पंजाबी सूबे की मांग स्वीकार की गई। मुंबई स्टेट वॉज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नीदर द डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा वॉज एक्सेप्टेड, पंजाबी प्रोविंस। मुंबई राज्य का विभाजन नहीं किया गया और न ही पंजाबी सूबे की मांग स्वीकार की गई। नहीं पंजाबी सूबे की मांग स्वीकार की गई, लेकिन अब देखेंगे बाद में हमने मना ही दिया। 1960 में फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आई थी 56 में। 1960 में मुंबई वॉज डिवाइडेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और 1966 में पंजाब वॉज ऑल्सो कार्व्ड आउट। पंजाबी भाषा के आधार पंजाबी बन गया, तो व्यवहारिक रूप में हमारे यहाँ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फजल अली कमीशन ने इसको पूरा नहीं माना, लेकिन सवाल अगला है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन ने राज्य की एकता कमजोर की, राष्ट्र निर्माण के तरीके कमजोर किया या बनाया? तो अगला पॉइंट, रशीदुद्दीन खान का मानना है रशीदुद्दीन खान का मानना है कि भारत में क्षेत्रवाद और विघटनवाद में अंतर करने की आवश्यकता है। रशीदुद्दीन खान का मानना है कि भारत में क्षेत्रवाद और विघटनवाद में अंतर करने की आवश्यकता है। There is need to make a distinction between regionalism and disintegrationist tendencies, or regionalism and secessionism. क्षेत्रवाद और विघटनवाद में अंतर करने की आवश्यकता है और भाषाई राज्यों के निर्माण की मांग। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग क्षेत्रवाद का परिणाम है।
द डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इज एन आउटकम ऑफ रीजनलिज्म और रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रवाद का परिणाम है। तो ये रसीदुद्दीन खान ने कहा, इसलिए आप याद रखिए। अच्छा बताइए, 9th की एनसीईआरटी किस प्रोफेसर ने लिखी है? जो 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, किस प्रोफेसर ने लिखी है? याद है कि आपको? नहीं कुछ? अब देखिए, अब किताब आप 9th की एनसीईआरटी आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट, अगला, एकता का से विविधताओं का दमन करना नहीं है। यूनिटी डजंट मीन द सेपरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। एकता का से विविधताओं का दमन करना नहीं है। यूनिटी डजंट मीन सेपरेशन ऑफ डाइवर्सिटी, और यूनिटी इज नॉट होमोजेनिटी। देखिए, एकता और समरूपता में अंतर है। इसलिए स्वाभाविक रूप में जब कहते हैं भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, इसका मतलब है कि हम भाषाई आधार पर राज्य की पहचान को दबाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। क्योंकि श्रीलंका में तमिल भाषी समुदायों के दमन से राष्ट्र की एकता, अखंडता खतरे में पड़ गई। See, Sri Lanka is a very good example where unity and integrity of a nation came in danger due to separation of Tamil minorities. अब देखिए, इतना बड़ा आर्गुमेंट है कि आप अलग अलग भाषाई लोगों को सम्मान दीजिए, और सच पूछिए, अलग अलग भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हमने कर दिया तो देश का विघटन कहाँ हुआ? वो तो और अच्छी बात आई। और इसलिए देखिए, विविधता का मतलब विविधता में एकता, इसका मतलब है विविधताओं का सप्रेशन करना नहीं। अगर आप मानते हैं कि यूनिटी इज नॉट अ होमोजेनिटी, अब होमोजेनिटी का मतलब है एक ही धर्म हो, एक ही भाषा हो, एक ही जाति हो। इसलिए आप याद रखिए, हमारे यहाँ इस देश की एकता के लिए दो बड़े खतरे हैं। पहला विघटनवादी, क्षेत्रवादी नहीं। वह क्षेत्रवाद तो अपनी भाषा के सम्मान की बात करे, इसमें क्या गलत है? व्हाट इज रीजनलिज्म? ये रीजनल एस्पिरेशन है। कोई नए राज्य की मांग कर रहा है, कोई अपनी भाषा की सम्मान करना चाहता है, कोई अपने लिए विकास की बात कर रहा है, ये तो होना चाहिए। तो आप इसको दमन नहीं कर सकते। और जब आप सोचेंगे कि एक ही भाषा हो, एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो, तो प्रॉब्लम ज्यादा है। इसका मतलब भारत को आप समझते ही नहीं। इसे जो धुर राष्ट्रवादी अपने आप को कहता है, वो भारत की एकता का बड़ा विरोधी है, क्योंकि भारत की आत्मा ही नहीं जानता कि भारत की आत्मा ही विविधता में रहती है। इसलिए तो हमने संघीय शासन अपनाया है, और अदरवाइज हम एकात्मक शासन अपनाते हैं। संघीय शासन की यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है। और हमारे संविधान भी तो, संविधान आर्टिकल 1 देखा, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे। Therefore, very much flexibility is found in Constitution for formation of a new state. हमारे नए राज्यों के निर्माण के बहुत लचीला आधार है। संविधान माताओं ने से बेस दे दिया है कि बड़े आसानी से हम राज्य बना दें। वो जानते थे ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे फिर एक प्रोफेसर का कोट करना बड़ा अच्छा है, एक नए राज्यों का निर्माण बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं करता। यहाँ हम 2 प्रोफेसर कोट कर सकते हैं, जिनको और जगह हमने कहा, अब आप एक ही जगह हमने कोट किया, लेकिन जहां मर्जी हो वहां इनको कॉन्टेक्स्ट में, बस कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहे हो। अभी नहीं कि राज्यपाल में ला देंगे, नहीं। क्योंकि आगे हम जाति पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, सेकुलरिज्म पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां भी इनका आप यूज कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है रजनी कोठारी। रजनी कोठारी का मानना है कि भारत में
विभिन्न क्षेत्रीय समूह या दल, द वेरियस रीजनल पार्टीज और ग्रुप्स, भारत में विभिन्न क्षेत्रीय समूह और दल शासन में सहभागिता के लिए आंदोलन करते हैं। शासन में सहभागिता के लिए आंदोलन करते हैं, न कि शासन के विघटन के लिए। दे आर नॉट अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बट दे वांट मोर पार्टिसिपेशन, मोर एसिमिलेशन। वो शासन में सहभागिता की बात करते हैं। इसलिए आप याद रखिए, भारत के राष्ट्र निर्माण का ये तरीका अच्छा है। और लास्ट में प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णे, आशुतोष वार्ष्णे का मानना है वार्ष्णे, VARSHNEY, वार्ष्णे प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णे का मानना है कि भारत में राष्ट्र निर्माण सलाद बाउल की तरह हो सकता है। सलाद में रखे जाने वाला कटोरा, बाउल का मतलब क्या होता है? कटोरा। तो भारत में राष्ट्र निर्माण सलाद बाउल की भांति होगा। द नेशन बिल्डिंग इन इंडिया इज लाइक सैलेड बाउल। सलाद बाउल की भांति होगा, मेल्टिंग पॉट की तरह नहीं। एक है सलाद बाउल, दूसरा है मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट की तरह नहीं। इसीलिए विविधताओं का संरक्षण और सम्मान करने की आवश्यकता है। इसलिए विविधताओं का संरक्षण और सम्मान करने की आवश्यकता है। Therefore, we should maintain, we should preserve the diversity and inclusiveness, diversity and inclusiveness। और एक खास बात आप देखेंगे, देखिए मेल्टिंग पॉट और सलाद बाउल का मतलब ये होता है, भारत का जो समाज है, मेल्टिंग पॉट का सीधा सा मतलब है, एक आप कटोरा लीजिए, बाउल का मतलब कटोरा लीजिए, उसमें आइसक्रीम के 2-4 वैरायटी रख दीजिए। क्या क्या आप रहते हैं? वनीला और चॉकलेट और बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी, 4 रख दीजिए और आधे घंटे वेट करिए। उसमें ढूंढिए बटर स्कॉच कौन सा है। 4-5 आप चॉकलेट लीजिए और सबको एक सलाद में रख दीजिए। आधे घंटे बाद आप मुझे स्ट्रॉबेरी दीजिए। आप कहेंगे क्या हो गया? मेल्टिंग पॉट। किसी की आइडेंटिटी रही नहीं। तो राष्ट्र निर्माण ऐसे मत बनाइए। लेकिन सलाद बाउल क्या है? सलाद बाउल में क्या होता है? गाजर मूली में मिल जाएगा, एक ही साथ वो है, लेकिन अपनी अलग अलग आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए बनेंगे। अपनी अलग अलग आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए बनेंगे। इसे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से एकता अखंडता कोई खतरा पैदा हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, पार्टिसिपेशन मिल गया, एम्बिशंस पूरे हो गए और रीजनलिज्म को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। आप याद रखिए, क्षेत्रवाद का संवैधानिक नाम क्या है? संघवाद। क्षेत्रवाद का संवैधानिक नाम क्या है? संघवाद। अगर हमारे इतने बड़े क्षेत्र न हो तो संघवाद को अपनाने की आवश्यकता न होती। इसलिए स्वायत्तता के सम्मान करिए और संघवाद को आगे बढ़ाइए। पहला इशू ये है। दूसरा, प्रशासनिक आधार पर राज्य का निर्माण, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे।
क्या? हम कह रहे हैं क्षेत्रवाद से प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम तो अलगाववाद से है। और जो नकारात्मक तब बन जाएगा जब अलगाववाद हो जाएगा। अलगाववाद का मतलब जो कहे हम व्यवस्था में रहेंगे नहीं। अब मान लीजिए आपके घर में एक छोटा भाई है, अब उसकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं ऐसी है, जो कपड़ा पहनना चाहता है उसको पहनने दीजिए, जो फील्ड में काम करना चाहिए करने दीजिए, और उसको रोज शाम को ठांसते हैं, ये क्या करते हो तुम, ये बेकार की बात है। तो हो सकता कर के लिए घर ही छोड़ दे। घर छोड़ देगा तो अलगाववाद हो जाएगा। इसलिए घर में इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या है, उसकी ऑटोनॉमी का सम्मान करिए। यहाँ भाई जो तुम पहनना चाहते हो पहन लो, जो करना चाहते हो कर लो। रोज ठांसते रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम है। तो रीजनलिज्म और अलगाववाद में अंतर समझिए। हाँ बताइए। नहीं, हिंदी हमारे संविधान में लिखा गया है कि ये राज्यों के ऊपर डिपेंड है। संघ और राज्यों कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में होगा, लेकिन एक राज्य, दो राज्य मिलकर अपनी भाषा, अपने आपसी संचार हिंदी में भी कर सकते हैं, ऐसे संविधान में लिखा गया है। दो राज्य। लेकिन सवाल यह है, ऑफिशियल लैंग्वेज की आवश्यकता इतने विविधतापूर्ण देश में क्यों पड़ती है? अब तमिलनाडु हाईकोर्ट डिसीजन तमिल में दे तो पहले सुप्रीम कोर्ट तो उसका अनुवाद करवाए और फिर पिटीशन ले। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से अब वहां गवर्नर किड़पुड़ कुड़पुड़ कुड़पुड़ लिखे, एंड देन इट इज कम्युनिकेटेड टू यूनियन गवर्नमेंट। तो एक व्यवहारिक समस्या आती है। इसलिए इसलिए ये ठीक है, सिंबल है, अच्छी बात है। हमारा तिरंगा भी है, तो तिरंगा एक हमारा है, सिंबल है। लेकिन सिंबल के साथ विविधता। सिंबल का मतलब वी आर हैविंग यूनियन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हम संघ की सरकार कम कहां करना चाह रहे हैं, हम तो राज्यों की स्वायत्ता को देना चाह रहे हैं। और राज्यों की स्वायत्ता देना संघ की सरकार पे हमला तो नहीं है। यूनियन तो हमने पहले से बना रखा है। विश्व भाषा अब ज्यादा भावनात्मक होते जा रहे हैं। अब लिख लीजिए, अगला पॉइंट है। अगला एडमिनिस्ट्रेटिव। अगला प्रोफेसर सीपी भांबरी। प्रोफेसर सीपी भांबरी भांबरी, BHAMBARI। प्रोफेसर सीपी भांबरी का मानना है कि भारत में केवल मुख्यमंत्री पद के लिए नए राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए, we should not make a new state only for a new chief ministerial post। भारत में केवल नए मुख्यमंत्री के लिए नए राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्योंकि नए राज्यों का निर्माण एक अंतहीन प्रक्रिया है। इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इज एंडलेस प्रोसेस। नए राज्यों का निर्माण एक अंतहीन प्रक्रिया है। जो कभी समाप्त नहीं होती। जो कभी समाप्त नहीं होती। क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के निर्माण के बाद भी
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के निर्माण के बाद भी बुंदेलखंड और पूर्वांचल की मांग हो रही है। The demand of Bundelkhand and Purvanchal is still there even after formation of new state of Uttarakhand. कि उत्तराखंड के निर्माण के बाद भी अब देखेंगे पूर्वांचल की मांग हो रही है, बुंदेलखंड की मांग हो रही है। इसका मतलब इट इज एंडलेस प्रोसेस। इसीलिए फजल अली आयोग का तर्क है फजल अली आयोग का तर्क है कि नए राज्य के निर्माण का मूल आधार नए राज्य के निर्माण का मूल आधार प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए। The basic foundation of the formation of new state is administrative efficiency. प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए। अब देखिए ये बात आप ध्यान से देखेंगे। अच्छा, अब ये को बात बड़ी अमूर्त होने की प्रशासनिक कुशलता के मायने क्या है? प्रशासनिक कुशलता का सीधा सा मतलब है राज्य छोटा होगा, जिले कम होंगे तो प्रशासन करना ज्यादा आसान होगा। यूपी के डीएम को काम करना बहुत मुश्किल होता है हरियाणा के डीएम के बजाय। भाई हरियाणा का राज्य छोटा होगा, डिस्ट्रिक्ट छोटे होंगे, डिस्ट्रिक्ट छोटा होगा, मैनेजमेंट छोटा होगा, आप कोई भी चीज कंट्रोल कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर गांव में पहुंच ही नहीं सकता, प्रॉब्लमेटिक है उसके लिए। पुलिस थाना मैनेज नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा स्टेट आपने बना रखा है। और जरा सोच के देखिए बड़ा राज्य होगा, व्हाई इट इज प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। यूपी में कितने जनपद हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? अब 75 डिस्ट्रिक्ट का आप देखिए चीफ मिनिस्टर का मूल काम क्या होता है, जितने डीएम है, जितने एसपी है उनके कॉन्फ्रेंसिंग करे। और इसका मतलब 75 डीएम एसपी एक साथ बैठेंगे तो नंबर विल बी गॉन अप टू 150। 150 लोगों का नाम एक साथ याद कर पाना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 हैं, 13 कितने? अब 13 लोगों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे या 150? 13। इसे उत्तराखंड में तो बाकायदा चीफ मिनिस्टर डीएम का नाम सीधा जानता है, तो इसको फोन लगाओ, वो सीधा ही बोल देगा। उस डिस्ट्रिक्ट का पर्सनली वो जानता है इस डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, उसको फोन लगाओ। इस हाथ में छोटा राज्य होगा, इट इज बेटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन आप ये बात जानते हैं छोटा राज्य हो जाना मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बेहतर कर देगा, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया और इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मिजोरम, मेघालय, ये सब छोटे छोटे हैं। तो छोटा राज्य होना इट विल कीप ए बेटर इफिशियंसी, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि भाई वहां गुड गवर्नेंस भी। तो गोवा भी छोटा है, लेकिन गोवा के विकास के साथ साथ वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है। इसलिए छोटा राज्य टेक्निकली देखिए अच्छा होता है, क्योंकि आप इतना बड़ा राज्य नहीं बना सकते कि इतने डिस्ट्रिक्ट हो जाए, डीएम कंट्रोल न कर पाए। इसे वास्तविकता ये कि यूपी एमपी का विभाजन थोड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हम विभाजन इसलिए नहीं कर पा रहे कि विभाजन करेंगे तो उधर प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने यूपी में नए राज्य बनाए तो उधर गोरखालैंड, बोडोलैंड, अपने आप प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए प्रशासनिक कुशलता इससे अच्छी होती है, सच बात है। तो छोटे राज्यों के निर्माण में यह आधार होना चाहिए। और अगला फजल अली आयोग ने यह माना कि राज्य के निर्माण का आधार योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, राज्य के निर्माण का आधार योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी होना चाहिए। अब याद रखिए हम लास्ट आर्गुमेंट को दोनों के दूसरे को मिला देंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यू एक दूसरे को मिला देंगे कि छोटा राज्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में किसको मिला के देखेंगे। जैसे कि देखिए, छोटा राज्य होना पॉलिटिकल इट्स बेटर। छोटा राज्य होगा, मुख्यमंत्री आसानी से लोगों से मिल पाएगा। छोटे राज्य में तो विधायक को हर व्यक्ति जानता है और विधायक हर व्यक्ति कार्यक्रम पहुंच जाता है। यूपी में डिफिकल्ट है। यूपी में लोग समझ नहीं पाते विधायक कहाँ है, गोरखपुर में है कि इलाहाबाद में है कि वाराणसी में है। इतने बड़े बड़े शहर हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है। हरियाणा में तो लोग बोलते हैं कि बिजली कट गई सीधे विधायक के यहाँ दमक जाते हैं, उनको पता विधायक यहीं रहता है। कुल मिला के एक ही सिटी है, तो वहां विधायक कहाँ भागेगा। इसलिए फॉर डेमोक्रेटिक, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन ज्यादा ज्यादा हो, सभी का हो, ज्यादा विधायक हो, जनता का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो, तो छोटा राज्य डेमोक्रेसी के हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन हमें डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट के साथ इकोनॉमिक बात को देखना पड़ेगा। इसे लास्ट हेडिंग आप लिख लीजिए, इकोनॉमिक। आर्थिक आधार। अच्छा, इकोनॉमिक बेस में बड़ी दिलचस्प बात आती है कि भारत में जो टॉपर स्टेट है वो स्मॉलर हैं और जो बड़ी स्टेट है वो फिसड्डी हैं। तो निष्कर्ष क्या जाता है, छोटा राज्य इज इक्वल टू बेटर इकोनॉमिक सिस्टम, बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ऐसा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे उधर नॉर्थ ईस्ट में राज्य छोटे हैं बड़े हैं। इसलिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट में छोटे राज्य के बावजूद भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसका सीधा सा मतलब है राज्य का आकार छोटा होना चाहिए, लेकिन साइज, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन साइज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। महाराष्ट्र बड़ा भी है फिर भी डेवलप है, महाराष्ट्र बड़ा होने के बावजूद डेवलप है। इसलिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस, सुशासन होना चाहिए। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना चाहिए। अब देखेंगे गोवा इज अ मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस। गोवा में अपने आप में ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस बहुत प्रभावी तौर पे अपनाया गया। और कई लोग ये भी कहते हैं भाई, इकोनॉमिक जमाने में अभी एक नारा दिया जा रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो अगर आप ज्यादा राज्य बनाएंगे, जैसे सचिवालय, ये है कि क्यों हमें कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, अब देखिए फिर से फिफ्थ शेड्यूल को यहाँ पे जोड़ लीजिए, सिक्स शेड्यूल को। छोटे राज्य का भी तुम्हारे पास विकल्प है, जनपद स्वायत्त परिषद बना दिया जाए। और छोटे राज्य का विकल्प क्या है, पंचायती राज्य को प्रभावशाली बनाया जाए। अब फिर हमने पंचायती राज को यहां जोड़ दिया, तो ये बात आप लिख लीजिए। कि यह सत्य है, यह सत्य है कि भारत में छोटे राज्य आर्थिक रूप में समृद्ध हैं, it is true that small states are in better position, छोटे राज्य आर्थिक रूप में समृद्ध हैं, परंतु आकार और विकास के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। There is no direct correlation between the size and